Hello, friends. Welcome to An Academy. This is me, Dr. Siddharth Arora, and friends, we are continuing with our series page by page NCERT for class 12th. तो मैंने पिछले बार भी मैंने आपको बताया था हम लोगों ने क्लास 6, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th भी ख़त्म कर दिया था, 12th के भी दो चैप्टर्स वी हैव ऑलरेडी फिनिश. और ये मुझे जिस तरह का फीडबैक आया इट हैज़ बीन मोस्ट इनकरेजिंग बिकॉज मुझे सभी जो भी हमारे लर्नर्स है एस्पिरेंट फ्रेंड्स हैं उन्होंने बोला है कि सर इसका बड़ा एडवांटेज होता है. और मैं तुम्हें इसका डबल एडवांटेज बता देता हूँ. इफ़ यू आर मिसिंग आउट ऑन रीडिंग एनसीईआरटी, इफ़ यू आर मिसिंग आउट ऑन अंडरस्टैंडिंग एनसीईआरटी, तुम सबसे बड़ी गलती कर रहे हो. एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है जिसको छोटा पैकेट बड़ा धमाका बोला जा सकता है, इन द सेंस कि अगर आपने एनसीईआरटी समझ ली तो तुम्हारे फाउंडेशंस क्लियर हो जाते हैं. मेनी ऑफ द पीपल जो मुझसे पढ़ते हैं पॉलिटी गवर्नेंस आईआर या फिर पीएसआईआर, उनको रियलाइज होता है वाओ इतना डिटेल में पढ़ा दिया एट्सेट्रा एट्सेट्रा. आई गेट ऑल दैट प्रेजेस, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल दैट. लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब तक आपको फाउंडेशन नहीं समझ में आ जाएगा देयर विल बी नो गुड यूज ऑफ इट. यू वो जितना एडवांटेज आना चाहिए उतना कभी भी नहीं आता. सो टेक फुल एडवांटेज ऑफ दिस बाय रीडिंग एनसीईआरटी. और क्योंकि मैंने 6 to लेकर 11 तक ख़त्म कर दिया है, मेक श्योर दैट यू स्टार्ट रीडिंग क्लास 12th के एनसीईआरटी. और इसमें हम कर रहे हैं कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स. तो लास्ट टाइम हमने कोल्ड वॉर तक का बाइपोलैरिटी का सारा कॉन्सेप्ट समझ लिया था. सो अब हम इसी बुक में कंटिन्यू करेंगे विद द रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स ऑफ द पॉइंट. बट बिफोर वी स्टार्ट, ओके, आई मस्ट इंट्रोड्यूस यू कि हम एक दूसरे से interact कर पा रहे हैं. I've been able to teach you and you've been able to learn because of this awesome platform called as An Academy, which is the largest online learning platform in India. इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने के लिए, इन क्लासेस को अटेंड करने के लिए तुम्हें मेरा कोड याद रखना है SIDLIVE, सिड लाइव. सिड लाइव मेरा कोड है. तुम अन अकेडमी का ऐप डाउनलोड करो और जितने भी कोर्सेस वगैरह मिलते हैं वो सब कुछ यूज़ करो बाय यूजिंग द कोड सेड लाइव. सेड लाइव कोड यूज़ करते तुम टीम सेड लाइव के पार्ट बन जाओगे और तुमको एन नंबर ऑफ एडवांटेजेस होंगे. जैसे इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज़ यूपीएससी कॉम्बैट. ये 60 मिनट्स में 56 क्वेश्चंस का एक टॉपिक है. इट इज़ अ चैलेंज, राइट, जो तुम्हें हेल्प कर सकता है टू विन फ्रॉम अ स्कॉलरशिप पूल ऑफ मोर देन 4 करोड़ रुपीज़. और also you will get a chance to win iPad mini, Apple AirPod, JBL speaker, Amazon vouchers. यार तुम्हारे मज़े यार, मैं भी पार्ट लेता हूँ. नहीं अभी नहीं लेता, तुम पार्ट लो. यूज़ करो कोड सेड लाइव SIDLIVE एंड एनरोल योरसेल्फ हियर. ये सबसे ऑसम अपॉर्चुनिटी है. आज कोइंसिडेंटली मैं ये पार्ट पढ़ा रहा हूँ तो कल की डेट में 1st of August हो जाएगा. सो दिस इज द लास्ट डे ऑफ दिस ऑसम ऑफर. एक बार टोटल करो. बैचेस वर्थ 1.25 lakhs, mains test series worth 30,000, prelims test series worth 15,000, books worth 10,000, optional batches worth total 2.3 lakh rupees will be available to you merely at 57,500 अगर तुम मेरा कोड यूज करो SIDLIVE सेड लाइव. सो चाहे वो CSE एश्योर हो जिसमें कि अगर तुमने 2 साल का भी कोर्स ज्वाइन किया और उसके बाद भी खुदा ना खास्ता ना पास हो तो यू स्टिल गेट अ 1 year एक्सटेंशन. तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक एश्योरिटी. Also you will get mentorship week, that is you get pay rupees 2000 and get optional worth rupees 27,500. ये सिर्फ 29 जुलाई to 4th August का ऑफर है. प्लीज़ डोंट वेस्ट दिस अपॉर्चुनिटी नाउ. कॉम्बो कोर्सेज जिसमें कि ऑलरेडी यू आर, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, अगर आपको कोर्स मिल जाएगा तो इट विल बी एक्सटेंडेड ऑल द वे टिल द नेक्स्ट मेंस. ये कोर्स भी 2 अगस्त को ख़त्म हो रहा है. ये ऑफर, इतने सारे ऑफर्स तुमको अवेलेबल है, राइट. मेक श्योर दैट यू डोंट मिस एनी ऑफ दीज पार्ट. सिर्फ तुम्हें कोड यूज़ करना है सेड लाइव और ऑल्सो यू विल गेट द चांस. अगर देखो फाइनेंशियल रियलिटी एक बड़ी मेजर रियलिटी, मैंने हमेशा सबको बोला है अगर ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है तो यार इससे अच्छा ऑफर क्या मिलेगा. इतने डिस्काउंट्स भी है, प्लस अन अकेडमी इज ऑल्सो गिविंग यू लोन. सो ऑल यू हैव टू रिमेंबर इज सेड लाइव एंड यू आर गो ऑन अन अकेडमी ऐप. चाहे तुम्हें बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, या कौन सा प्लेटफॉर्म देता है, चाहे प्लस क्लासेस चाहे आइकॉनिक क्लासेस. एक बार जरा गैप देखो. 40,500 becomes 36,000, 49,000 becomes 44,000, 72 becomes 64, 90 becomes 81, 74 becomes 67, 115 becomes 104, 153 becomes 138. ह्यूज डिस्काउंट. पहले ही रीजनेबल अमाउंट था और इट हैज बिकम ईजी. ऑल यू टू रिमेंबर इज द कोड सेड लाइव. बैच कोर्सेज आर स्टार्टिंग, फ्री टेस्ट सीरीज आर देयर.
You just have to remember this code and go for it. You're a wise gang of students, my friends. Take a wise decision, but take it now. Unnecessarily time waste करके कुछ नहीं होगा. Make sure that you give yourself a reasonable chance of cracking this exam. आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करें, which will be dealing with the Soviet era. So let us look at the Soviet era and try and understand this awesome world politics. ओके नाउ ये कहानी स्टार्ट हो रही है और एनसीईआरटी इतनी अच्छी तरह से डिस्क्राइब करता है, और ये जो कहानी स्टार्ट हो रही है ये स्टार्ट हो रही है विद रिगार्ड्स टू द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी. नाउ बाइपोलैरिटी क्या है? नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस. नाउ इसको तुम्हें समझना पड़ेगा. इफ यू डोंट अप्रिशिएट दिस देन देयर इज नो पॉइंट डूइंग ऑन दिस पार्ट. तो आराम से बैठो, सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय दिस पार्ट. ओके, देयर इज नो हरी. Now when I say bipolarity, तो I hope you are understanding. World War II के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अचानक हमें पता चला कि यार एक्सेस पावर्स तो ख़त्म हो गई. जर्मनी का सिचुएशन हो गया, जापान हो गया, हैंडल हो गया, सब लोग हैंडल हो गए. लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम रह गई वो ये हुआ था, द वर्ल्ड स्टिल गॉट डिवाइडेड इनटू टू फोर्सेस. एक, द वंस विच वर लेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द वेस्टर्न पावर्स, एंड द अदर वन विच वॉज लेड बाय यूएसएसआर और द सोवियत यूनियन जिसको बोला जाता है. नाउ यहाँ पर फिर एक तरह से डिवाइड हुआ. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, अमेरिका का थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंजेस देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा. अमेरिका ओके इज द मेनलैंड. अमेरिका यूरोप से सेपरेटेड है बाय अ ह्यूज वाटर बॉडी कॉल्ड अटलांटिक ओशन. लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स का, प्लीज अंडरस्टैंड, सब्जेक्ट समझने की कोशिश करो. जो अमेरिका का इन्फ्लुएंस ऑन यूरोप रहता कैसे? बिल्कुल, अमेरिका तो चला गया, उसके फोर्सेस तो चले गए अमेरिका, तो फिर कैसे होगा? तो अमेरिका ने एक यूरोपियन रीस्ट्रक्चरिंग प्लान इनिशिएट किया, उसे बोला गया मार्शल प्लान. सो ये जो मार्शल प्लान है ये यूरोपियन रीस्ट्रक्चर प्लान था. मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिका ने यहाँ पर फीड इन कर दिए इन द नेम ऑफ यूरोपियन रीस्ट्रक्चरिंग. ये एक्चुअली डॉलर डिप्लोमेसी थी. इन अदर वर्ड्स, यूनाइटेड स्टेट्स वेस्टर्न यूरोप को कंट्रोल करना चाहता था या फिर इन्फ्लुएंस करना चाहता था, प्राइमरली कि वो ईस्टर्न यूरोप में जो सोवियत फोर्सेस है या सोवियत इन्फ्लुएंस है उसको काउंटर करना चाहता था. तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग अब यूरोपियन एरियाज में दो मेन ब्लॉक्स हो गया, और फिर यही ब्लॉक्स पूरे वर्ल्ड में फैल गए. जो कंट्रीज वेस्ट की तरफ यानी कि वेस्टर्न फोर्सेस की तरफ थी या उनसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है उनको हम नाम देने लग गए वेस्टर्न ब्लॉक, और जो कि सोवियत फोर्सेस के कंट्रोल में या फिर सोवियत फोर्सेस या फिर सोवियत पॉलिटी के कंट्रोल में थी या इन्फ्लुएंस में थी उसको नाम दिया गया ईस्टर्न ब्लॉक. अब यही सिचुएशन चलती रही जब तक कि ये बिग डे नहीं आया. अब ये बिग डे क्या था? अब ये कहानी, अब जैसे हिंदी मूवी होती है ना, कभी कभी बिल्कुल स्टार्टिंग से दिखाई जाती है, कभी कभी बिल्कुल एंड से दिखाया जाते हैं, फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं. तो ये वो मूवी इस तरह से दिखाई जा रही है कि जो फ्लैशबैक में, तो फ्लैशबैक में देखो. सो द बर्लिन वॉल symbolized the division between the capitalist and the communist world. Built in 1961 to separate East Berlin from West Berlin, this more than 150-kilometer long wall stood for 28 years and was finally broken by the people on 9 November 1989. This marked the unification of the two parts of Germany and the beginning of the end of the communist bloc. तो यहाँ पर लोगों ने ये जो बर्लिन वॉल टूटी तो एक सिंबोलिज्म हो गया कि खत्म हुई ये कहानी. ये जो ईस्टर्न ब्लॉक की कहानी थी, द डिवीजन बिटवीन द वेस्टर्न ब्लॉक एंड द ईस्टर्न ब्लॉक, एंड प्रैक्टिकली द एंड और द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, जो कि ये 89 में हुआ था. तो बाय द टाइम 1991 आ गया था, तब तक तो यूएसएसआर कोलैप्स हो गया था ऑन क्रिसमस ऑफ 91. तो वहाँ पर तो सिचुएशन खत्म हो गई थी. तो एक्चुअली द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर एरा was the breaking of the Berlin Wall. तो कभी कभी इसको इमेजिन किया जाता है कि या दिस इज द सिंबल कि यहाँ से कोल्ड वॉर खत्म हो गया ऑफ 1989. सो दिस इज द कोलैप्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड एंड दिस इज द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर. तो कुछ इवेंट्स को कितने अच्छे तरह से याद रखा जा सकता है. द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर और द सोवियत यूनियन इससे 2 साल के बाद हो गया था, और ये इतना इम्पोर्टेंट इवेंट was the breaking of the or bringing down of the Berlin Wall. तो ये फोटोग्राफ्स में दिख रहा है, you know, people are breaking this wall and so on and so forth. You know, अचानक लोग मिलने लग गए. You know, वेस्ट जर्मनी ईस्ट जर्मनी इतने सालों से 28 साल से एक दूसरे से लोग डिवाइडेड थे,
ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पॉलिटिकल डिफरेंसेस, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एक साइड पे वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न पॉलिटिकल पावर। सो ये सिचुएशन देखो, यूएसए की क्रिएशन तो मैं नहीं अभी बताऊंगा ना, वो तो तुम्हें मालूम ही है। इस टाइम पर हमें कोल्ड वॉर समझना है, तो कोल्ड वॉर के लिए हमें यूएसएसआर से समझना पड़ेगा। सो दिस चैप्टर एक्चुअली प्राइमरली डील्स विद द चैप्टर ऑफ यूएसएसआर, हाउ वाज यूएसएसआर फॉर्म। नाउ प्लीज ध्यान से समझने की कोशिश करो। अगर मैं यूएसएसआर को किसी चीज़ से रिलेट कर सकता हूँ तो मैं कम्युनिज्म, सोशलिज्म के राइज से कर सकता हूँ। ओके, सो जो लोगों ने मुझसे ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इंटरनेशनल रिलेशन या फॉर दैट मैटर PSI, इट वॉज लेनिन्स कॉन्सेप्ट और द लेनिन्स एप्लीकेशन ऑफ द मार्क्स का कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म, विच वॉज एक्चुअली स्पीकिंग, अगर हम सोशलिज्म को और कोई तरीके से ना भी डिफाइन करें ना, तो सिंपल से डेफिनेशन हो सकता है, या फिर कम्युनिज्म को फॉर दैट मैटर, इट वॉज एन एंटी बुर्जुआरी और एन एंटी कैपिटलिस्ट मूव दैट वॉज एम्ड एट, उनका एम ये था कि इक्वालिटी हो जाएगी, क्लासलेस सोसाइटी हो जाएगी, देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन और अदर देयर विल बी नो एक्सप्लॉयटेशन बाय द हैव्स अगेंस्ट हैव नॉट्स। ये स्टोरी स्टार्ट हुई थी आफ्टर द सोशलिस्ट और द बोल्शेविक रेवोल्यूशन इन 1917, और इसमें जो मेजर रोल प्ले अदा किया था वो था व्लादिमीर लेनिन ने। एंड लेनिन was the most charismatic leader बोला जा सकता है। he was the founder of the Bolshevik Communist Party और इन्होंने ही लीड किया था ये बोल्शेविक रेवोल्यूशन। और बोला जाता है कि आई थिंक इट इज सिंगल हैंडेडली जिन्होंने एक पूरा का पूरा कंट्री, इनफैक्ट इतनी बड़ी कंट्री को एक्चुअली कम्युनिज्म की तरफ भेज दिया था, और रादर दैट ब्लॉक। तो दिस यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, USSR, द सोवियत यूनियन, ये इतनी बड़ी कंट्री हो गई थी, इतना जो इट वॉज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेशन। इनफैक्ट बोला जाता था प्लूटो द प्लैनेट से बड़े हैं। और यहाँ से दो जो अंडरलाइंग आइडियल्स थे, दो अंडरलाइंग पॉलिटी थी, द अंडरलाइंग फाउंडेशन ऑफ दिस कंट्री वॉज that there should be no capitalism, there should be communism, there should be following of the rules of socialism, and in short एक egalitarian equal based society होनी चाहिए। सो ये बहुत ही बड़ा स्टेप था। सर वैसे आप इतना बड़ा स्टेप क्यों बोल रहे हो? हाँ यार, तुम्हारे भी ख्याल में आता है, बिकॉज देखो, इफ यू अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट यू विल अंडरस्टैंड दिस इज द मैजिक। अगर तुम्हें सब्जेक्ट डेप्थ में आना चाहिए तो ऐसे आना चाहिए। जो ऊपर से ना मैं पढ़ाता हूँ ना मैं चाहता हूँ कि तुम लोग पढ़ो। एक्चुअली जो वर्ल्ड की हिस्ट्री में सबसे बड़ा इवेंट हुआ, स्पेशली विद रिगार्ड्स टू इकोनॉमिक्स, एंड इकोनॉमिक्स सिर्फ पर से इकोनॉमिक्स नहीं होता, कहा जाता है द इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी ऑफ अ कंट्री या फॉर ऑफ अ रीजन और फॉर दैट मैटर टाइम्स, ये एक दूसरे से बड़े अच्छी तरह से एसोसिएटेड होते हैं। सो जो सबसे बड़ा इवेंट हुआ, जो सब कुछ बदल गया, was the arrival of what is called as private property. Okay, so सारी कहानी स्टार्ट हुई प्राइवेट प्रॉपर्टी से। अब आप भी लोगों से प्राइवेट प्रॉपर्टी से क्या हुआ बेटा? जब हम लोग पैदा हुए थे, पैदा इन द सेंस इन द टर्म्स ऑफ द सो कॉल्ड सिविलाइज्ड वर्ल्ड, अभी तक पैदा ही नहीं हुआ, तब तक तो भगवान ने, खुदा ने हमको जब बना के भेजा तो उन्होंने हमें प्राइवेट प्रॉपर्टी तो दी नहीं। उन्होंने बोला कि ये पूरी दुनिया, पूरी कायनात ही तुम्हारी है। हाँ, वेरी गुड। तो हमें जब भगवान ने बोला ये पूरी दुनिया तुम्हारी है। अब जब पूरी दुनिया हमारी थी, ओके, तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे ही कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी आया, समझने की कोशिश करो, जैसे ही प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आया तब मुझे डर लगने लगा। पहले मेरे को, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था ना, तब मेरे पास पूरी दुनिया थी। जब मेरे पास हुआ, ओके, 2 एकड़ ज़मीन हुई, 10 एकड़ ज़मीन हुई, तब मैं घबराने लगा। बताओ यार, ये भी सरप्राइजिंग बात है। जब मेरे पास ज़्यादा था तब मैं कुछ डर नहीं था, जब मेरे पास कम हुआ तो मैं घबराने लग गया। क्यों? क्योंकि वो मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई। तो मुझे टेरिटोरियल फीलिंग्स मेरे अंदर बैठने लग गई, ओके, एज ह्यूमन बींग्स, की यार ओहो, अब हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। अब जब प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी तो प्राइवेट प्रॉपर्टी पे राइट्स भी होंगे, बिल्कुल। और जब प्राइवेट प्रॉपर्टी पे राइट्स होंगे मेरे बेटा, तो फिर जब राइट्स होंगे तो उसको कोई ना कोई वायोलेट करने वाला भी खतरा रहेगा। तो कोई ना कोई तो मुझे विलेन लगेगा कि जो आके मेरे इन प्राइवेट प्रॉपर्टी के राइट्स को वायोलेट कर लेगा, बिल्कुल। तो क्या करेंगे? अरे करेंगे क्या, फिर हम लोगों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनवाया। क्या बनाया? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें हम लोगों ने अग्री किया कि इन लॉज को फॉलो करने के लिए, इन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, इनसे बचने के लिए हमको एक सरकार, हमें एक स्टेट की ज़रूरत पड़ेगी।
इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में पहला कॉन्सेप्ट हॉब्स का था और प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट में लॉकी था। जिन लोगों ने PSI मुझसे पढ़ा हुआ है उनके चेहरों पे बहुत ज़बरदस्त मुस्कुराहट आ रही होगी, क्योंकि हमने इसको बहुत इन डेप्थ पढ़ा हुआ है। तो जैसे ही ये प्राइवेट प्रॉपर्टी आ गई, फिर ये लॉकी का कॉन्सेप्ट हुआ, ओके, और ये स्टेट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने लगा। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी अपने आप में एक बहुत मेजर इवेंट था। अब इस प्राइवेट प्रॉपर्टी से और भी कुछ याद आएगा। अब क्या आ गया सर, और क्या याद आएगा? सो प्राइवेट प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट में, प्राइवेट प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट में एक और फंडा आता है विच इज कॉल्ड एज कैपिटलिज्म। ओहो, कैपिटलिज्म तो कंप्लीटली बेस्ड थी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे। इट इज कि हु विल विन, who will get more property, who will be more successful, who will be haves, who controls the means of production। लैंग्वेज पकड़ो बेटा, लैंग्वेज, शब्दों को पकड़ो। मैंने क्या बोला? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किसके काबू में रहा। इन अदर वर्ड्स, कैपिटलिज्म का अगर अंडरलाइन कोई फाउंडेशन है, अगर अंडरलाइन फाउंडेशन है, तो वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, बिल्कुल। और प्राइवेट प्रॉपर्टी कैपिटलिज्म में है, और कैपिटलिज्म में से नफरत है कम्युनिज्म को। यस, समझ में आया या नहीं समझ में आया? सो हमारे पास दो हो गए, दो कैरेक्टर्स हो गए। एक हो गया कैपिटलिज्म, एक हो गया कम्युनिज्म। कम्युनिज्म बोलता है कैपिटलिज्म बुरा है, कैपिटलिज्म का अंडरलाइंग फाउंडेशन इज प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो अगर कैपिटलिज्म उड़ा के फेंक देना है तो प्राइवेट प्रॉपर्टी उठा के फेंक दो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सो प्राइवेट प्रॉपर्टी बाय बाय, कैपिटलिज्म भी बाय बाय। तो कम्युनिज्म एक्चुअली क्या हिट कर रहा है? कम्युनिज्म सीधा सीधा बोल रहा है कि जितने रिसोर्सेस है, जितनी प्रॉपर्टीज है, जितना भी वेल्थ है, शुड बी डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट। तो जब स्टेट कंट्रोल करेगा तो स्टेट इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाने का कोशिश करेगा। देयर विल बी अ क्लासलेस सोसाइटी, कोई हैव ही नहीं, कोई हैव नॉट ही नहीं, सिंपल कहानी। तो एक्चुअली जब बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ तो पूरी दुनिया में धमाका हो गया कि आज एक स्कूल ऑफ थॉट, एक अंडरलाइन फाउंडेशन जिसे हम कम्युनिज्म बोलते हैं, वो इतनी पावरफुल हो गई, इतनी प्रोमिनेंट हो गई कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंट्री, ओके, जिसको मैंने अभी अभी तुम्हें बताया कि प्लूटो की साइज की कंट्री, ओके, प्लूटो से भी बड़ी, प्लैनेट से भी बड़ी एक कंट्री। अब पता नहीं प्लूटो प्लैनेट है कि नहीं, पता नहीं, मैं भी अननेसेसरली आर्ग्यू करूँगा। तो जो भी था, एक टाइम पे तो बोलते थे, तो प्लूटो से भी बड़ा एक यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक बना। और यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक जो बना है, ओके, वो एक कम्युनिस्ट बैनर के तले बना। बताओ जी, दुनिया बदल गई। सो द एंटायर कॉन्टेक्स्ट चेंज एंड ये रेवोल्यूशन वाज इम्पोर्टेंट। तो अब हो रहा है गड़बड़। अब यही सोवियत यूनियन बाद में रोल अदा करेगा, ओके, जो तुम्हें तो मालूम ही है, बिकॉज थोड़ा बहुत तो तुमको आइडिया हो गई, with regards to the Second World War. Yes, तो Second World War में स्टालिन का वॉर, ओके, the attempt of Hitler to dominate this entire situation, ये सारी सिचुएशन ले गई और हमारे पास स्टार्ट हो गया एक साइड पर वेस्टर्न ब्लॉक, एक साइड पर ईस्टर्न ब्लॉक। यहाँ तक कहानी आई होप सबको क्लियर हो गई। तो अगर हम इसको बोलेंगे, हम ईस्टर्न ब्लॉक को सोवियत ब्लॉक भी बोल सकते हैं, हम ईस्टर्न ब्लॉक को कम्युनिस्ट ब्लॉक भी बोल सकते हैं, हम ईस्टर्न ब्लॉक को सोशलिस्ट ब्लॉक भी बोल सकते हैं। जो बोलना बोलो, तुम्हें समझ में आ गया। तो ये हो गया एक साइड, ये हो गया ये साइड, और ये हो गया वेस्टर्न, कैपिटलिस्ट, फ्री मार्केट्स, पता नहीं क्या क्या वर्ल्ड नाम यूज़ किया जा सकता है, लेकिन मुझे उससे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं इस बारे में ज़्यादा बहस नहीं करूँगा। मेरे पास दो पोल्स बन गए, एक अमेरिका एज और यूएसए एज अ सुपर पावर, एक यूएसएसआर एज अ सुपर पावर, और यही इसी को बोला जाता है बाइपोलैरिटी। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ऐसे पढ़ना होता है एक सब्जेक्ट को समझने के लिए, पहले समय बैकग्राउंड समझ में आना चाहिए। सो द कॉन्टेक्स्ट हियर इज दैट देयर वर टू सुपर पावर्स, वन वाज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वन वाज द यूएसएसआर। और ये स्पेशली वर्ल्ड वॉर II के बाद ये जिसको हम कोल्ड वॉर बोलते हैं वो शुरू हो गया। कोल्ड वॉर इन द सेंस कि हर कंट्री, हर सुपर पावर दैट इज यूएसए एंड यूएसएसआर एक दूसरे के साथ हर दूसरी चीज़ में compete करने लगे, बी इट मिलिट्री, बी इट आर्म्स रेस, बी इट इकोनॉमी, बी इट द सिचुएशन, इवन इन स्पोर्ट्स, ओके।
be it influencing the different countries, different polities, United Nations, जहाँ जाओ ये दो अलग अलग खड़े हुए. Okay, so there were two, the world was divided into two main zones or two main power points, hence the world had become bipolar. Now यहाँ तक हो गया ये सिचुएशन. तो अगर तुम रीड करोगे तो तुम्हें जो कुछ मैंने अभी समझाया तुम्हें खुशी खुशी समझ में आ जाएगा. आई एम वेरी वेरी श्योर ऑफ दिस पार्ट. प्लस उससे बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएगा, बिकॉज जब मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा तो टॉपर मटेरियल पढ़ाऊँगा. ओके, सो ये हो गया, इसको करते ख़त्म. वेरी गुड सर. अब थोड़ी सी हम तारीफ़ करेंगे ऑफ सोवियत यूनियन. वेरी गुड सर. तो जब सोवियत यूनियन बना, तो सोवियत यूनियन, अगर तुम लोग थोड़ा बहुत ज्योग्राफी वगैरह के हिसाब से जानते हो, तो सोवियत यूनियन जो एरिया था, ओके, दैट इज़ very very rich in natural resources, especially with natural gas and petroleum and so on and so forth. तो जब सोवियत यूनियन बना तो एक माइटी पावर बना. ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कंट्री बिग इन साइज था या फिर बिग इन पॉपुलेशन, ऐसा नहीं था. ह्यूज ह्यूज पावर, whether it was with regards to energy resources, whether it is with regards to production of heavy machinery, use of iron and steel, military infrastructure, awesome. So ये huge बना. लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया. अब प्रॉब्लम क्या है सर इसमें, मतलब प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम क्या है कि सोवियत यूनियन में दो तीन गड़बड़ थे. अब क्या हो गया सर, गड़बड़ की क्या बात है? गड़बड़ ये है कि ये लोग ना जो मिट्टी सब्सटेंस बनाते थे, ओके, सपोज इन्होंने कार बनाई, तो ये कार बड़ी सॉलिड बनती थी. सॉलिड क्या होती है? सॉलिड मतलब ये कार में जो आयरन स्टील की चीज़ें लगी है, जो सॉलिड, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चीज़ें, वो बड़ी सॉलिड लगती थी. लेकिन इसकी जो क्वालिटी और फिनिश और जो टेक्नोलॉजी थी, ये थोड़ी सी नीचे होती थी. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट. और ये बड़ा डिस्टिंक्ट था, ये बड़ा डिस्टिंक्ट आइडेंटिफिकेशन है. ओके, दिस वाज वेरी 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 डिस्टिंक्ट आइडेंटिफिकेशन कि अगर आप सोवियत प्रोडक्ट उठा के देख लोगे एज कंपेयर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ और रादर कंपेयर टू वेस्टर्न, तुम्हें ज़मीन आसमान का फ़र्क दिख जाएगा इन क्वालिटी. तो जब अगर तुम सोवियट्स लोग बोलोगे यार तुम लोग इतने पैसा है, इतना तुम्हारे पास रिसोर्सेज है, क्यों नहीं ऐसे सॉलिड कार बना देते हो जो कि खूबसूरत भी हो, जिसमें टेक्नोलॉजी भी हो? तो वो बोलते थे तुम लोग को हमारा सोशलिज्म नहीं मालूम. ओके, तो बोलते थे हाँ मालूम है. तो मालूम ये कि हमको बेयर मिनिमम क्वांटिटी एंड बेयर मिनिमम स्टैंडर्ड्स तक ही मैन्युफैक्चरिंग करनी है. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. तो उसमें कोई फ्रिल्स नहीं होगा. तो जैसे एक ज़माना था या हमारे पास रशियन प्लेन्स है. अब रशियन प्लेन्स जैसे होंगे ना, जैसे मिक्स होंगे, तो ये बिल्कुल स्टर्डी प्लेन्स होंगे, बिल्कुल हार्ड फास्ट रूल होंगे, बिल्कुल भैया जहाँ मर्जी उतार दो इनको, ये टिक जाएंगे. लेकिन इफ़ यू टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी, इफ़ यू टॉक अबाउट दैट फिनिश, वो फिनिश वेस्टर्न प्लेन्स में दिखेगी तुमको. सो दिस वॉज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ, दिस वॉज द अंडरलाइंग फाउंडेशन ऑफ देयर इकोनॉमी कि अब बेयर मिनिमम होना चाहिए, बेयर मिनिमम क्वांटिटी. सोशलिस्ट है ना, हमको ये मार्केट कंपीटिंग फोर्सेस नहीं करने, बिकॉज एक तरह से वो भी सही थे, बिकॉज ये मार्केट कंपीटिंग फोर्सेस तो कैपिटलिस्ट इन नेचर होता है ना. ओके, इट इज़ मोर फॉर प्रॉफिट, इट इज़ मोर फॉर जिसमें वर्कर्स का नहीं, एंड सो ऑन एंड सो, जो हमें फ्री मार्केट इकोनॉमी में दिखते हैं. सो ये लोग उस मामले में एब्सोल्युटली डिफरेंट थे. लेकिन जो अच्छा था वो ये था कि यार ये लोग सोशलिज्म के रास्ते पे बिल्कुल सही चल रहे थे. इन अदर वर्ड्स, यहाँ पे स्टेट सारे वेलफेयर स्कीम्स, हेल्थ स्कीम्स, एजुकेशन, इस मामले में कोई कमी पेशी नहीं हो रही थी. एवरीथिंग वाज बीइंग लुक्ड आफ्टर. हेल्थ अच्छे से देख रहे थे, एजुकेशन अच्छे से देख रहे थे. ओके, दे वर ऑल लुकिंग आफ्टर. कोई अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन नहीं. एब्सोल्युटली, मतलब सोशलिज्म के राह पे बिल्कुल बरकरार ये लोग चल रहे थे. देयर वाज नो प्रॉब्लम. सो हेयर तुम्हें थोड़ा बहुत इकोनॉमिक का चेंजेस सिस्टम में समझ में आने लग गया होगा कि देयर वर टू पावर्स, लेकिन देयर वर टू पावर्स और टू डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स. सो यूएस जहाँ पर हॉलीवुडियन काइंड ऑफ लाइफ कटवा रहे थे, यूएसएसआर वहीं पर वेरी स्पार्टन, वेरी बेसिक वे ऑफ लाइफ को जी रहा था.
सो दिस इज द सिचुएशन विच यू विल ऑल हैव टू फर्स्ट अप्रिशिएट. जब तक तुम्हें ये समझ में नहीं आएगा कि व्हाट वाज द डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस बिटवीन दीज टू, तब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगा. सो दोनों साइड पर ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज थे, दोनों साइड पर ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर थी, और दोनों लार्ज इन साइज भी थे एंड ऑल दैट स्टफ. हाउएवर देयर वाज अ प्रॉब्लम. प्रॉब्लम क्या था, मैं ये तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन विंस्टन चर्चिल ने एक बार लाइन बोली थी. क्या बोला था? तो विंस्टन चर्चिल वाज वेरी गुड एट इंग्लिश लैंग्वेज, तो उनका कहने का तरीका बड़ा अच्छा था. तो ज़्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं, पता नहीं कैसे पढ़ते लोग, कैसे क्या सोच के एग्जाम देने चले जाते. विंस्टन चर्चिल ने एक बार लाइन बोली थी, जब जब ये सो कॉल्ड कोल्ड वॉर स्टार्ट होने वाला था, that an iron curtain has fallen over Europe. लाइन कितनी अच्छी बोली, देखो इंटेलिजेंट थॉट्स कितना अच्छे होते हैं. एन आयरन कर्टन हैज फॉलन ओवर यूरोप. तो इन्होंने बोला कि यार एक जैसे कर्टन बीच में डाल दिया ना, तो वेस्टर्न यूरोप के साइड से देखोगे ना, तो ईस्टर्न यूरोप दिखाई नहीं दे रहा. ओके, क्यों? क्योंकि वो ईस्टर्न यूरोप जो है उसके और वेस्टर्न यूरोप के बीच में एक आयरन कर्टन डाल दिया गया है, और ये इस आयरन कर्टन के थ्रू उनके कुछ दिखाई नहीं देता. व्हाट वाज दिस एक्चुअली इंडिकेटिंग? इंडिकेटिंग ये कि यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी खत्म हो गई. यहाँ पर देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी. ओके, इन द ईस्टर्न साइड देयर इज ओपेसिटी. सब कुछ रेड टेपिज्म में. एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम होता है. ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में आपको कुछ नहीं पता चलता क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है. कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं, कोई कुछ पूछ नहीं सकता. सब सरकारी तंत्र में चल रहा है. Nobody knows that. So it is very, very authoritarian, very, very lack of transparency, complete opacity, red tapeism, bureaucratic system, or very, very heavy on the so-called protocol system. नहीं जी, नहीं बताएंगे. Okay, सब कुछ छुपा हुआ. Practically everything is secret, everything is, पता नहीं क्या हो रहा है, सब हवा बना हुआ था. ऑन द कॉन्ट्ररी अगर वेस्ट पे चले जाओ, तो वेस्ट में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हॉलीवुड चल रहा है. ओके, दिस वाज अनबिलीवेबली पॉसिबल. तो बहुत सारे जोक्स आते थे. अब क्या होता है, आदमी जब परेशान हो जाता है तो कुछ कर तो सकते नहीं थे. जो यूएसएसआर के ऊपर इल्ज़ाम ये लग रहा था, मुझे, मैं तो ये बोलने वाला क्यों ना, हम तो भोले वाले लॉयर्स हैं, हमको क्या पता सच में क्या हुआ था. लेकिन ऐसे इल्ज़ाम ये लगता है कि यूएसएसआर ने बहुत सारे, जो अगर कोई आवाज़ उठाता था तो उनके पास सीक्रेट सर्विसेज थी, केजीबी था, ओके, या आर्मी थी, या जो उनकी कम्युनिस्ट पार्टी थी, वो बड़े स्टर्न स्टेप्स ले लेते थे. लोग गायब हो जाते थे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो प्लस वहाँ पे जो डेमोक्रेसी थी, या डेमोक्रेसी तो चलो अजीब सी थी, बिकॉज इट वॉज काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप ओनली स्टार्टिंग में स्टालिन से. तो लेकिन जो थी भी वो एक वन पार्टी रूल थी. So there was one communist party of the Soviet Union. So you had allegiance, you would use your allegiance to the communist party of the Soviet Union. So ये बड़ा ही पॉलिट ब्यूरो and everything was very 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 heavy. On the other hand, as I told you, अगर तुम यूएस से जाओगे तो हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, न्यूज़पेपर्स है, मैगजीन्स है, मूवीज़ है, म्यूज़िक है. अब लोग बेचारे जो वहाँ पर थे वो कुछ बोल तो सकते नहीं थे. ओके, तो बहुत सारे जोक्स के फॉर्म में, ह्यूमर इस टाइम पर, सरकाज़म इस टाइम पर बड़ा काम करता है. तो बहुत सारे जोक्स आ जाते थे कि यूएसएसआर के ऊपर, ताकि उन लोग अपना दिल की भड़ास निकालते थे लेकिन ठीक से नहीं निकाल पाते थे. तो जैसे बोलते थे कि अमेरिकन जो थे वो ओपनली बोलते थे, यूएसएसआर वाले जोक्स में बोलने लगे. लेकिन दुनिया को ये बात पता चलने लग गई कि सोवियत यूनियन में आज़ादी नहीं है. दैट काइंड ऑफ लिबर्टी इज़ नॉट देयर. और मैं अगर ये बात, और ये सिर्फ इल्ज़ाम था ना, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज द कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर ये था कि ऐसा नैरेटिव ये बना दैट द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ यूएसएसआर इज नॉट लेटिंग देयर पीपल मैनेज देयर ओन अफेयर्स, इवन इंक्लूडिंग देयर कल्चरल अफेयर्स. सो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर था. अब दूसरी बात है, अब इस लाइन को दोबारा पढ़ो. सर फिर से स्टेप 1 पे आ गए. हाँ, फिर से स्टेप 1 पे आएंगे. बेटा जब तक सब्जेक्ट नहीं समझ में आएगा तब तक मैं तुम्हारे पीछे पड़ा रहूँगा. The word is Union of Soviet Socialist Republics. ये कोई यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक नहीं है, रिपब्लिक्स है. तुम बोलोगे क्या पीछे पड़ गए, मतलब क्या फ़र्क पड़ता है इससे, क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं बेटा, बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है. ये बहुत सारे रिपब्लिक्स थे. देयर वर 15 रिपब्लिक्स. ओके, और ये 15 रिपब्लिक्स मिलकर यूएसएसआर और द सोवियत यूनियन बनाए थे. लेकिन इसमें जो रियल सॉलिड साइज था, इसका जो रियल सॉलिड प्रोमिनेंस था, in terms of size, in terms of power, in terms of political concentration, in terms of resources, in terms of military hardware,
वॉज रशिया। तो ये इतना फेमस हो गया कि लोग यूएसएसआर बोलते ही नहीं थे, रशिया ही बोलते थे। आज भी तुम्हारे मुंह से बहुत बार ऐसा लगेगा यूएसएसआर, रशिया ना। रशिया वॉज जस्ट वन ऑफ दोस रिपब्लिक्स एंड इट वॉज द लार्जेस्ट रिपब्लिक। इतना जबरदस्त हो गया था रशिया का डोमिनेंस कि रशिया ही लगने लग गया था यूएसएसआर, ओके, विच वॉज नॉट द केस बिकॉज देयर वर मेनी रिपब्लिक्स। तो यू आर तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, नेम इट, ऑल ऑफ देम वर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ यूएसएसआर। लेकिन दो तरह का सिचुएशन हो गया। स्टेप नंबर वन, देयर इज नो फ्री मार्केट। ये हो गया नंबर वन, ओके, इसको लिखो नंबर वन, वेरी गुड। फिर लिखो नंबर टू that this was heavily bureaucratic and there was an iron curtain। बहुत बढ़िया, दो हो गए। बताओ, एनसीईआरटी भी पढ़ते पढ़ते मैं तुमको चैंपियन बना रहा हूँ। और नंबर थ्री कि यहाँ पे जो डोमिनेंस था वो था रशिया का। इंस्टेड ऑफ ऑल अदर रिपब्लिक्स द डोमिनेंस था वॉज ऑफ रशिया। तो हो गया 1 2 3। तो हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? अरे बाबा इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम धीरे धीरे फ्लैशबैक में जा रहे हैं ना। पिक्चर शुरू हुई है बर्लिन वॉर के कोलैप्स से, अब हम लोग इसको फ्लैशबैक में देख रहे हैं कि ये सब बर्लिन वॉल तक टूटने तक की नौबत आई कैसे। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। अब फोर्थ प्रॉब्लम देखा जाए तो प्रॉब्लम लगती नहीं, बड़ी ही रोमांटिक लगती है। क्या मतलब? रशिया के पास और रादर यूएसएसआर के पास इतने वेपन्स थे that they could practically have destroyed the world many times over। इतना बड़ा न्यूक्लियर आर्सेनल था। और ये कहानी इन जनाब से स्टार्ट हो चुकी थी, जोसेफ स्टालिन। ये ही वॉज द सेकेंड और द राइट हैंड मैन और द सक्सेसर, सो टू से पॉलिटिकल सक्सेसर ऑफ लेनिन, and he was a very strong man, okay, strong man in the terms not only physically but also in terms of political thing। ये किसी के सुनने वालों में से थे नहीं। so he was the one जिन्होंने लेनिन के देहांत के बाद 1924 के बाद इन्होंने रशिया की बागडोर, और मैं फिर रशिया बोल रहा हूँ, बुरा तो नहीं मान रहे हो तुम लोग, वो रशिया ही है, ओके, वो यूएसएसआर है, अच्छा ठीक है। तो ये जो यूएसएसआर की बागडोर बनाई, एंड ही वाज अ वेरी वेरी स्ट्रांग मैन। तो इनको द स्ट्रांग मैन ऑफ जॉर्जिया बोला जाता था, ही वाज वेरी वेरी स्ट्रांग। ये किसी के सुनने वाले नहीं थे। ऐसा बोला जाता है कि ही वाज द वन जिन्होंने एक सो कॉल्ड, ऐसा बोलते हैं कि एक ग्रेट टेरर नाम की एक पूरा का पूरा प्रोसेस चलाया था और एक्सपेडिशन चलाया था, जिसमें इन्होंने अपने सारे दुश्मनों को, या जो भी कम्युनिज्म के खिलाफ या जो भी इनके खिलाफ कुछ बोलते थे, उनको एक्सटर्मिनेट कर दिया था। इन अदर वर्ड्स ही वाज अ वेरी स्ट्रांग मैन एंड वाज अ प्योर अथॉरिटेरियन। अब चक्कर क्या होता है, इसी दौरान आर्म्स रेस स्टार्ट हो गई। तो आर्म्स रेस तो अच्छी बात है ना सर? हाँ हाँ, अरे आर्म्स रेस तो बहुत अच्छी बात है, बड़ा मज़ा आता है तुमको, है ना? ये सब देखने में तो बड़ा मज़ा आ रहा है। क्या हो गया सर? MiG-29 हो गए, हो गए, AK-47 हो गए, ओके, टैंक्स हो गए, T-90s, T-92s, दुनिया भर के टैंक्स हो गए, बहुत बढ़िया। लेकिन ये सब ना बेटा सस्ते में नहीं आते। नाउ अब चक्कर क्या हो गया, आर्म्स रेस स्टार्ट हो गई। तो अमेरिका भी इस आर्म्स रेस में था। अमेरिका एक वेपन बनाता था, ये लोग एक वेपन बनाते थे, फिर ये एक वेपन बनाता था, तो फिर अमेरिका वेपन बनाता था। नाउ द सेम कुड हैव बीन सेड अबाउट स्पेस रेस ऑल्सो, ओके, स्पेस में भी इसी तरह की रेस चली दोनों की। लेकिन जो मज़ेदार बात थी वो आर्म्स रेस की थी। क्यों? सब प्रॉब्लम क्या है? अब एक्चुअली अमेरिका के पास थे मनी ज़्यादा, ओके, वाई? बिकॉज वो लोग कैपिटलिस्ट थे, वो लोग फ्री मार्केट इकोनॉमी में थे। और ऑन द कॉन्ट्ररी यूएसएसआर फ्री मार्केट वर्ल्ड में था नहीं, था इनके पास भी नेचुरल रिसोर्सेज, लेकिन इतने भी नहीं थे जितना यूएस के पास था। सो व्हाट हैपेंड बिकॉज ऑफ दिस कि ये पैसे, लेकिन आर्म्स रेस तो सर आर्म्स रेस है ना, ये तो करनी पड़ेगी, बिल्कुल सही बात है। सो जो आर्म्स रेस हुई उसमें यूएसए के पास पैसे थे, डॉलर्स ज़्यादा थे, उन्होंने इसको यूटिलाइज कर लिया। इनके पास डॉलर्स कम थे, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने थोड़ा बहुत बाईपास किया। अब रेस तो रेस है, रेस तो जीतनी पड़ेगी। तो रेस के चक्कर में इनका बाकी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे ट्रांसपोर्ट, ओके, कम्युनिकेशंस, पावर सप्लाईज, रोड वगैरह, ये सब सफ़र करने लगे। एंड नॉट ओनली दिस, लोगों की जो एस्पिरेशंस हो गई, जैसे जैसे वर्ल्ड खुलने लगा, लोगों को, रशियंस को दिखने लगा कि यार ये अमेरिकन से कितनी अच्छी लाइफ जीते, तो गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशंस हो जाती है। अब वो गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशंस करे तो गवर्नमेंट वुड हैव नथिंग एल्स बट सबमरीन्स एंड टैंक्स एंड AK-47 एंड MiG-29 टू शो। अब भाई ये एक और सिचुएशन थी, एक तो वॉर नहीं हो रहा था, आई होप यू रियलाइज दिस, एक तो वॉर नहीं हो रहा था, इट वॉज अ कोल्ड वॉर,
तो आफ्टर 5 years 10 years 20 years अब सारी की सारी कंट्रीज इस बात पे भी तो, जो कंट्री मैन है, जो सिटीजन है, वो भी तो परेशान है यार, क्यों लड़ रहे हो यार, तुम लोग इतने वेपन्स इकट्ठा कर रहे हो, करना क्या है, हमें जो चाहिए वो तो मिल नहीं रहा, ओके, जो हमारे रिसोर्स, जो हमारे फैसिलिटीज चाहिए वो तो मिल नहीं रहा। सो व्हाट हैपेंड इज, जब भी इस तरह की सिचुएशन हो जाती है तो कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन होती है, और फिर इसको कहते हैं यू नो एडिंग इंसल्ट टू इंजरी, मतलब जले पर नमक छिड़कना। कैसे? जले पर नमक छिड़कने का काम कर देता था यूएसए। वाई? बाय बिकॉज बाय एक्सपोजिंग टू द यूएसए, जब ये रशियन एथलीट्स जाते थे ओलंपिक्स देखने या ओलंपिक्स में पार्ट लेने या फिर किसी भी तरह के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस या कंपटीशन में, तो वो अमेरिकन को देखते थे, वहाँ पर उनको हॉलीवुड मूवीज़ दिखाई जाती थी, ये लोग विश्वास ही नहीं होता था ऐसा कोई फेरी वर्ल्ड है या सो ऑन सो फॉर्थ। एंड फाइनली हो गया, जो गरीबी में आटा गीला इसे बोलते हैं, पता है, मैंने दो मुहावरे एक साथ बोल दिए। गरीबी में आटा गीला इन द सेंस कि ऐसे ही वन विच वॉज कैश स्टार्व्ड यूएसएसआर, इन्होंने अफगानिस्तान पे अटैक कर दिया इन 1979। एंड द प्लान ये था कि 1979 में ये अफगानिस्तान को, बोलो अफगानिस्तान कौन सी बड़ी बात है, अफगानिस्तान एक ऐसी कंट्री है जो किसी के काबू नहीं आती, ओके, इट इज़ द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स उसको बोला जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, बड़े बड़े लोगों ने कोशिश की, बड़ी बड़ी कंट्रीज ने, बर्बाद होके चले गए। तो द ब्रिटिशर्स नहीं कर पाए तो रशियंस ने ट्राई किया, तो रशियंस बोले चलो हम इन्वेट करेंगे, तो बोले जी आ जाओ जी अटैक करो। ना तो वहाँ के जो फियर्स वॉरियर्स है, ओके, अफगानीज थे फियर्स वॉरियर्स, ना तो उन लोगों ने हाथ मारी, और दूसरी बात यूएसए ने उनको सपोर्ट कर दिया, ओके, तो यूएसए ने स्पेशली सीआईए ने हेल्प कर दिया, और वहाँ पर हो गया एक स्टेलमेट, बड़े ही बेआबरू होके ये हमारे कूचे से निकले, मतलब यूएसएसआर बड़े बेआबरू होके फाइनली उनको फोर्सेस विड्रॉ करनी पड़े, लेकिन उस दौरान जो रिसोर्सेज का वेस्टेज हुआ, जो पॉलिटिकल डिससेटिस्फैक्शन हुआ, जो इकोनॉमिक डीजेनरेशन हुआ, उसकी कीमत यूएसएसआर ने निभाई और रादर चुकाई। सो एज सून एज द अफगान सो कॉल्ड एक्सपेडिशन हैड फियास्को, उसके कुछ ही सालों में, मैं लेस देन अ डेकेड में यूएसएसआर की एंट्री होगी। तो ये नाम बड़ा शोभा देता है अफगानिस्तान को, इट इज़ द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, बड़े बड़े लोग नहीं टिक पाए तो यूएसएसआर भी नहीं टिक पाए। सो अब हमने 3 कर लिए थे पिछले, ओके, सो वी आर डन 4, 1 2 3 रीजन्स। फोर्थ रीजन आर्म्स रेस, तो ये बड़ा महंगा सौदा पड़ा, ओहो बिल्कुल, तो ये बड़ा महंगा सौदा पड़ा, एंड अफगानिस्तान वॉज द 5th रीजन। सो बाय 1970s आपको ये देखने लग गया दैट अब यूएसएसआर की जो ग्रोथ रेट थी वो प्रैक्टिकली प्लेटो डाउन हो गई और ये सिचुएशन खत्म हो गई। सो यहाँ तक का है बैकग्राउंड ऑफ यूएसएसआर फ्रॉम बीइंग अ सुपर पावर बट हैविंग 5 मेन प्रॉब्लम्स, 1 2 3 4 5, एनो रट लेना, ओके, तो 5 ये सिचुएशन रट लो। अब आगे चलते, ठीक है। अब आए द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन, जो कि हमारे बड़े करीबी थे, ये राजीव गांधी साहब जब हमारे देश के प्रधानमंत्री थे तब ये हमारे देश में भी आए, मिखाइल गोर्बाचोव जब इंडिया आए तो हम लोगों ने उनको गले लगा लिया, ही वॉज सच अ डियर लीडर। ऐसे भी यूएसएसआर के साथ इंडिया के रिलेशनशिप था वेरी क्लोज, ऊपर से मिखाइल गोर्बाचोव वॉज ऑल्सो वेरी पॉपुलर लीडर, तो वो आए। अब मिखाइल गोर्बाचोव वॉज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ पर्सन, इनको समझ में आ गई थी प्रॉब्लम, इनको ये जो प्रॉब्लम्स मैंने तुम्हें समझाई, इनको ये प्रॉब्लम समझ में आ गई, वेरी गुड सर, चलो अच्छा है, चलो प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई, अब यूएसएसआर ठीक हो गया, नहीं कि उम्मीद हुई ना बेटा। तो इन्होंने दो प्रोसेस निकाले और रादर 2 प्रोजेक्ट्स किए। वन वॉज कॉल्ड एज ग्लासनोस्ट एंड द अदर वन वॉज कॉल्ड एज पेरेस्ट्रोइका। ये था ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका। बेटा नोट्स बनाते रहो, तुम्हारी किस्मत बड़ी अच्छी है कि मैं तुम्हें ये पढ़ा रहा हूँ, इसको फ़ायदा उठा लो। सो ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका रिफॉर्म प्रोग्राम्स थे, ओके, तो इन्होंने बोला यार ऐसे कर रिफॉर्म करते, बड़े सारे प्रॉब्लम चल रहे, 1 2 3 4 5, तो उसमें जो 1 2 3 4 5 में 4 और 5 तो हम बाद में देख लेंगे, वो मिलिट्री है, जो 1 2 3 है ना, उनको सिचुएशन को हैंडल कर लेते,
तो हम थोड़ा सा लिबर्टी देंगे, थोड़ा सा फ्रीडम देंगे, थोड़ा सा रशिया का काबू कम करेंगे, एंड वाइसा वर्सा, थोड़ा 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 हम ये करेंगे। अब ये जो सिचुएशन ये थी, इसमें फोर्थ प्रॉब्लम के लिए को भी इन्होंने सोचा, इन्होंने बोला ऐसे करते हैं कि ये जो वेस्टर्न वाले क्या सारा टाइम हम लड़ने लड़ने की बात करते हैं, इससे हमारा फायदा तो हो नहीं रहा, कब तक लड़ते रहेंगे, तो लेट अस नॉर्मलाइज आवर रिलेशनशिप्स विद द वेस्ट ऑल्सो। सो ये सारी सिचुएशन हो गई। अब क्या होता है ना, तुम्हें ऐसा लगा होगा कि ये सिचुएशन सेटल हो जाए। अब क्या होता है, एवरी न्यू वेरिएबल दैट इज पुट इन अ सिस्टम, उसका अंत नतीजा क्या होगा ना, वो किसी को नहीं पता चलता। मतलब कभी कभी बटन दबाने से टीवी चालू हो जाता है, कभी कभी बटन दबाने से सब पटाखा बज जाता है, यू जस्ट डोंट नो। ओके, वैसे ही होता है। इतने सालों तक जो चीज़ हुई नहीं थी, इतने सालों तक जो रिफॉर्म्स हुए नहीं थे, जब उनको डाला गया, जब उनको किया गया ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका, तो दो हमें कुछ और सोचा था और कुछ और ही हो गया। क्या मतलब, गॉर्बेचोव को लगा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ना उन्होंने, ना किसी और ने, दुनिया में किसी और ने ये सोचा नहीं था कि ये क्या हो गया, क्या से क्या हो गया। क्या मतलब, ना तो उन्होंने ये प्लान से ग्लासनोस्ट पेरेस्ट्रोइका किया था, ना उन्होंने कभी इसको एंटिसिपेट किया था, और अचानक ही कुछ अजीब सी चीज़ें होने लग गई। पता नहीं क्या हुआ। जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है, उसमें स्पेशली हंगरी, वहाँ पर हंगरी, रोमेनिया, अचानक जहाँ जहाँ पे ईस्टर्न ब्लॉक कंट्रीज थी, जो कि एक्चुअली कम्युनिस्ट लीडर्स के अंदर थी, पता नहीं कहाँ से लोगों को अचानक से ऊर्जा आ गई, एंड दे स्टार्टेड रिवोल्टिंग अगेंस्ट देयर कम्युनिस्ट एम्पायर्स और अदर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स। अचानक ही स्टार्ट हो गया ये प्रोसेस। तो लेट अस क्विकली गो थ्रू अ स्लाइट अमाउंट ऑफ टाइमलाइन। ओके, सो 1985 में मिखाइल गोर्बाचोव ने ये जो प्लान निकाला, ओके, ये 1985 में ग्लासनोस्ट पेरेस्ट्रोइका हुआ। अचानक एज आई सेड 1988 में लिथुआनिया में, लेटर एस्टोनिया में, लाटविया में इंडिपेंडेंस मूवमेंट स्टार्ट हो गया। क्या बात कर रहे हो, देखो 3 साल में। सो नोबडी इवन रियलाइज दिस। तो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में धमाके होने लग गए, यू जस्ट डोंट नो ये क्या होने क्या लग गया। सो बाय 1989 ये हालात आ गए थे दैट सोवियत यूनियन ने जो जो वॉर्सो पैक्ट बनाया था 1956 में, जैसे नेटो था यूएसए में और राधा वेस्ट में, वॉर्सो पैक्ट, उनको बोला भैया तुम हमारे कंट्रोल में नहीं हो, तुम्हें जो करना है करो। डू यू रियलाइज कि 3 साल में इतना बड़ा, इट्स लाइक लाइक जो बोलते हैं ना, वो जहाज डूब गया, अचानक ही डूब गया, पता ही नहीं चला कैसे डूब गया। एंड दिस वॉज द एंटायर कॉन्टेक्स्ट। तो मैंने इस बारे में सोचा, इनफैक्ट सोचो को तो सोचा तो क्या, सोच ही सकते हो, बिकॉज नोबडी नोज कि ऐसा हुआ क्या, कि ये अचानक ऐसा रिएक्शन उल्टा सीधा कैसे हो गया, नोबडी न्यू। लेकिन इसके जो जो थैंकलेसनेस हुआ, वो बेचारे गोर्बाचोव साहब के साथ हुआ। क्यों? क्योंकि मिखाइल गोर्बाचोव पे दोनों साइड से इल्ज़ाम लग गए। जो लोग रिफॉर्म्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, पहले तो जो रिफॉर्म्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो बोल रहे थे कि हाँ यार चलो रिफॉर्म्स है, वो बोलते थे गोर्बाचोव साहब आप बहुत स्लो कर रहे हो, और बिकॉज वो स्लो कर रहे हैं ऐसा उनको लगा, तो दे वर डिससेटिस्फाइड, ये सही है। और जो लोग ये रिफॉर्म्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, यानी कि जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे, वो उल्टा ही सोचे। उन्होंने बोला गोर्बाचोव साहब आप कुछ ज़रूरत से ज़्यादा जल्दी रिफॉर्म्स कर रहे हो, ये ज़्यादा जल्दी रिफॉर्म्स हो रहा है, इतना जल्दी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं। तो ये भी नाराज़ हो गए, ये फास्ट बोलते हुए रिफॉर्म में क्या इल्ज़ाम लगाया, और इन पर इन्होंने स्लो का रिफॉर्म लगाया। तो ना तो कम्युनिस्ट वाले खुश हुए, ओके, ना जो रिफॉर्म्स एक्सपेक्ट कर रहे थे या लिबरल्स जिनको बोला जाता है वो खुश हुए। इन अदर वर्ड्स दोनों ही खुश नहीं हुए। एंड मिखाइल गोर्बाचोव को ग्रेजुअली बहुत जल्दी रियलाइज़ हुआ कि अब ये मेरे काबू की चीज़ नहीं है। सो जैसे बोलते हैं ना, थिंग्स वेंट आउट ऑफ कंट्रोल वेरी फास्ट, वेरी सून, एंड टू सून एक्चुअली। एंड थोड़े टाइम के बाद गोर्बाचोव साहब रियलाइज कि यार हम इसके बारे में कुछ कर नहीं सकते। वन आफ्टर अनदर लाइक डोमिनोस, ओके, द कम्युनिस्ट regime started falling left, right and center. So the entire context was कि the situation was going out of the hand. लेकिन जैसे ये सिचुएशन खराब होने लगी, द कम्युनिस्ट started to
ट्राई टू टेक कंट्रोल, बोला ऐसे हम इतना आराम से थोड़ा ना जाने देंगे। सो 1991 में एक सो कॉल्ड कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर्स ने एक कू अटेम्प्ट किया, तख्ता पलट करने की कोशिश किया कि बाय फोर्स दोबारा आ जाते कि जो गोर्बाचोव साहब ने किया, ये जो लिबरल ग्लासनोस्ट पेरेस्ट्रोइका ये सब अपने को नहीं जमता। लेकिन तब तक क्या बोलते हैं, द लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर हैड फ्लोन अंडर द ब्रिज बाय दैट टाइम। लोगों को स्वाद पता चल चुका था। 1991 तक लोगों ने सो कॉल्ड फ्रीडम देख लिया था, एंड यहाँ पर ही सारी सिचुएशन चेंज हो गई। सो अ न्यू हीरो केम इनटू द पिक्चर, यस, एंड दैट हीरो वाज बोरिस येल्सिन। सो इनको तो बोरिस येल्सिन साहब को ना, ये भी अजीब बात है वैसे, ये ना ऐसा हो जाता है अचानक, वो कंट्री जो इतने सालों के साथ कम्युनिस्ट पार्टी के कंट्रोल में थी, अचानक दे फाउंड अ हीरो इन बोरिस येल्सिन हु वाज बाय नो मींस अ वेरी कैरिज्मेटिक लीडर, बाय नॉट एट ऑल। लेकिन बोरिस येल्सिन साहब now had become come out as the so-called liberator of USSR and so on and so forth and whatever that be, and उन्होंने इलेक्शन लड़ा और जीत गए। सो एंटायर थिंग स्टार्टेड शिफ्टिंग, ओके, स्पेशली जो यूरोपियन इन्फ्लुएंस में ज़्यादा थे वो जल्दी 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 इस पावर शिफ्टिंग के पार्ट हुए। लेकिन सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो थे, ओके, जो जहाँ प्रोमिनेंट थे, ओके, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, ये लोगों ने अभी तक मांगा नहीं था। सो बाय 1991 जैसे येल्सिन ने अपनी लीडरशिप संभाल ली, तो रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस, ये तीन जो मेजर रिपब्लिक्स थे, रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस, ये लोग मिलिटरीली भी स्ट्रॉन्ग थे, फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग थे। इन्होंने एक अनाउंसमेंट किया कि भैया वो दिन गए, द सोवियत यूनियन इज नो मोर, game is over. Soviet Union is no more. In other words, that democracy has come, capitalism has come, socialism has gone, communism has gone. And that is the day, a big day arrived in 1991, when in the months of, or on the month, on the date of 25th December 1991, Gorbachev resigns as the president of the Soviet Union. The end of the Soviet Union. अब बेटा क्या होता है ना, हुई मुद्दत कि गालिब मर गया पर याद आता है, हुई मुद्दत कि गालिब मर गया पर याद आता है कि यूं होता तो क्या होता। अरे ये सिचुएशन होता है कि अगर ये दिन ना आता तो हम ये सोचते रहते कि क्या होता, व्हाट इफ गोर्बाचोव साहब ने ये ग्लासनोस्ट पेरेस्ट्रोइका ना किया होता, व्हाट इफ बोरिस येल्सिन ना जीतता, व्हाट इफ बर्लिन वॉल ना टूटता, ओके, एन नंबर ऑफ थिंग्स। ये व्हाट इफ तो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, जो रशियन कोलैप्स एक वर्ल्ड हिस्ट्री में सवाल या निशान लेकर हो गया। तो हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है, वो हर एक बात पे कहना कि यूं होता तो क्या होता। तो ये इंपॉर्टेंट बात होता कि ये ना होता तो क्या होता, एंड दिस बिकम्स अ वेरी मेजर क्वेश्चन मार्क, जो एक एनी गुड स्टूडेंट, तुम लोग एक पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो, इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ रहे हो, यू आर अंडरस्टैंडिंग द डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, तो तुम्हें एज स्टूडेंट्स तुम्हें ये बात सोचना पड़ेगा कि ना होता तो भी क्या हो जाता। दैट इज द वे यू विल हैव टू स्टडी अ सब्जेक्ट, वरना तुमने क्या पढ़ा। आइदर वेज द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को बाद में बना लिया गया एज फाउंडर मेंबर्स ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज CIS और कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, और कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स के नाते अब एक नया ही ग्रुप बन गया विच इज कॉल्ड एज द CIS। नाउ CIS हो गया, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। CIS एक छोटा सा मेजर था और छोटा सा कंपैरिजन था एज कंपेयर टू द माइटी सोवियत यूनियन, जो रशिया था। आई होप यू रिमेंबर द लार्जेस्ट रिपब्लिक ऑफ USSR। तो वो जो लार्जेस्ट रिपब्लिक ऑफ USSR था, जो लार्जेस्ट रिपब्लिक ऑफ USSR था रशिया, उसको नाम दिया गया इनहेरिटर स्टेट ऑफ USSR। यानी कि जो USSR की जो खासकर पोजीशंस थी, जो मेन पोजीशंस थी, इंटरनेशनल पोजीशंस थी,
वो सारी के सारी पोजीशंस रशिया के हवाले कर दी गई। इनफैक्ट उनका जो यूनाइटेड नेशंस की सीट थी वो भी रशिया के हवाले कर दी गई। एंड फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स द माइटी सोवियत यूनियन कोलैप्स एंड थोड़ा सा ही टाइम लगा, ओके, थोड़ा सा ही टाइम लगा एंड दिस माइटी सेकेंड पावर, द सो कॉल्ड बाइपोलर वर्ल्ड केम टू एन एंड। अब मैंने जैसे तुम्हें बोला कि ये एक व्हाट इफ है, ये एक सवालिया निशान है, नोबडी न्यूज़ कि ये ना होता तो क्या होता। बहुत सारे जोक्स थे, देखो ये जोक्स तुम पढ़ सकते हो, जिससे ये दिखाई दे रहा है कि रशिया में ब्यूरोक्रेसी कितनी स्ट्रॉन्ग थी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके, वी हैड सर्टेन, ऐसा नहीं था कि सब स्टालिन ही थे, निकिता क्रुश्चेव वाज देयर, ओके, जो कि इतना ज़्यादा सो कॉल्ड नहीं कॉन्सेप्ट में थे विद रिगार्ड्स टू द डोमिनेशन और कम्युनिज्म में तो थे बट इतना वो डिक्टेटोरियल टेंडेंसी नहीं थी। We had, and Mikhail Gorbachev, I hope you realize, he was a very, very liberal kind of person. लेकिन ultimately it went down and it went down like how. So Russia became the inheritor. It is still the largest country. तो सोचो इतने रिपब्लिक्स छोड़ने के बाद भी it is still the largest country. And जितने भी न्यूक्लियस वेपन्स थे वो सारे के सारे रशिया ने इनहेरिट किया। सो ऐसा भी हुआ कि यूएसएसआर के बाद, वरना पता चले इतने सारे the so-called nuclear powers होते, the nuclear power remained was with Russia. अब जो क्वेश्चन ये पैदा होता है, जो कि हमें एज स्टूडेंट्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस पता होना चाहिए या सोचना चाहिए हमने इस बारे में कि ऐसा क्यों हुआ, व्हाई डिड दिस हैपन। ओके, सो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। अब इसमें हम दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेते हैं, एक डिवाइड कर लेते हैं इंटरनली, एक डिवाइड कर लेते हैं एक्सटर्नली। तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एंड लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। सो पहले हम इंटरनल फोर्सेस, पहले तो यही समझना ज़्यादा ज़रूरी है, आई होप यू रिमेंबर। सो इंटरनल फोर्सेस में जो हमको एक्चुअली जो समझ में आ जाना चाहिए, वो वन ऑफ देम वाज द इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल वीकनेसेस ऑफ सोवियत यूनियन। पॉलिटिकल वीकनेस से पहले इकोनॉमिक वीकनेस। इकोनॉमिक वीकनेस स्पेशली बिकॉज इनके पास प्रॉफिट का मार्जिन कम होता था। दे वर प्राइमरली डीलिंग विद वेलफेयर, दे वर प्राइमरली नॉट इंटरेस्टेड इन क्वालिटी और टेक्नोलॉजी। ओके, ये कॉन्सेप्ट पर थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम था। दूसरा बात है कि ये कंट्रीज, ये जो इकोनॉमीज थी, जो भी सोवियत रिपब्लिक्स थे, ये सोवियत रिपब्लिक्स आमतौर पे डिपेंडेंट थे, आमतौर पे डिपेंडेंट थे ऑन देयर एग्जिस्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज। अब रादर दैन मैन्युफैक्चरिंग हाई टेक्नोलॉजी स्टफ जो कि वर्ल्ड में compete कर सकता है विद द बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट एक्सेट्रा, ये लोग एग्जिस्टिंग खासकर पेट्रोलियम वगैरह पर ज़्यादा डिपेंडेंट थे। नाउ द एंटायर सिचुएशन वॉज that this is not how you sustain in long term future। तो इसीलिए मेक इन इंडिया कैंपेन आजकल चल रहा है, बिल्कुल, तो मोदी जी समझ गए। नाउ यू कैन रिलेट दिस पार्ट कि आप कब तक ये नेचुरल रिसोर्सेज या फिर रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट करते रहोगे। मेक इन इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग करो, टेक्नोलॉजी हाई टेक स्टफ करो, इससे कभी भी इकोनॉमिक स्टैग्नेशन नहीं होगा। जब इकोनॉमिक स्टैग्नेशन नहीं होगा तो शॉर्टेजेस नहीं होगी, शॉर्टेजेस नहीं होंगे तो प्रॉफिट आएगा, रिसोर्सेज आएगा, रिसोर्सेज आएगा तो वेलफेयर और कर सकते हो, लोगों में डिससैटिस्फैक्शन की कमी नहीं होगी, एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बी डूइंग दिस पार्ट। सो द कॉन्टेक्स्ट हियर इज कि ये एक चीज़ सोवियत यूनियन ने देखी नहीं, और सोवियत यूनियन ने और रादर द गवर्नमेंट ऑफ सोवियत यूनियन ने इसका कुछ अलग ही इंतज़ाम कर दिया। क्या इंतज़ाम कर दिया? उन्होंने बोला कि ये ना जो कुछ भी कमी है, चाहे वो टेक्नोलॉजी में है, चाहे फिनिश में है, चाहे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स में, वो तो तब दिखेगा ना जब तुम्हारे पास इसको कुछ कंपेयर करने को होगा। तो उसको करने को क्या करते हैं कि उसको हम ओपेक बना देते हैं। यू अंडरस्टैंडिंग? कोई बाहर देखेगा नहीं, और जब देखेगा नहीं तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि इससे अच्छी क्वालिटी नाम की कोई वस्तु भी होती है। लेकिन द वर्ल्ड इज नॉट दैट पॉसिबल, इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल टू कीप द वर्ल्ड सो ब्लाइंड। तो कभी ना कभी तो आंखें खुली जाती है, कहीं ना कहीं तो आंखें खुली जाती है, एंड दैट इज वाई जैसे जैसे ये आयरन कर्टन के थ्रू लोगों को दिखाई देने लगा, ट्रैवल होने लगा, ओलंपिक्स हो गए, टेक्नोलॉजी बढ़ गया, वीडियोस देखने लगा, हॉलीवुड एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। तुम लोगों को मैंने IR क्लास में पढ़ाया था, हॉलीवुड वॉज अमेरिकाज माउथपीस। इस कोल्ड वॉर में अमेरिका को ह्यूज अनड्यू एडवांटेज प्रोड्यूस करने का काम हॉलीवुड ने किया।
तो हॉलीवुड में ऐसे दिखाया, ओहो इतना डैजल वर्ल्ड वर्ल्ड, ऐसी ऐसी गाड़ियाँ, जेम्स बॉन्ड, ये वो, प्लस उसमें पूरा का पूरा नैरेटिव वर्ल्ड में ये दिखा दिया गया कि हीरो होगा तो अमेरिकन होगा, विलन होगा तो रशियन होगा। सो व्हाट हैपेंड, द वर्ल्ड रशियंस को या फिर सोवियत सिटीजन्स को ये दिखने लगे, वाह यार देखो वहाँ पे कैसे कैसी चीज़ें, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। सो ये जो डिस्पैरिटीज दिखने लग गई ना, तो ये और डिससेटिस्फेक्शन हो गया। वो बोलते हैं ना, आदमी अपने दुख से इतना दुखी नहीं है जितने दूसरे के सुख से देख देख के दुखी है, और वही वाला हो जाता है। सो दैट इज हाउ इट बिकेम। और ये सिचुएशन इज द कॉन्सेप्टनेस। तो जब आप किसी को विश्वास दिलाते हो, आप बोलते हो देखो सब कुछ छोड़ दो, कम्युनिज्म में आओ, कम्युनिज्म में आओगे सोशलिज्म आएगा, तुम खुश रहोगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ये एक नैरेटिव होता है, ओके इस तरह से पिच बनाई जाती है। लेनिन की बात मान के सब लोगों ने ये किया, फिर हमने रेवोल्यूशन कर लिया, फिर हमने यूएसएसआर बना दिया और बोला वाह बल्ले हो गए जी। अब तुम लोगों ने देखा, अब जब तुम निकल पड़े इस राह पर और फिर कई साल के बाद पीछे मुड़ के देखा, तो जिस ट्रेन को छोड़ा था तुमने, कैपिटलिज्म जो छोड़ा था, जो फ्री मार्केट वर्ल्ड था, और तुम जाके देखो ओहो वो तो चमक रहा है यार, और उनके पास तो सारी वो चीज़ें ना, वहाँ पर सो कॉल्ड डिससेटिस्फैक्शन हुई है, प्लस उनका पास ऐसे ऐसे गाड़ियाँ आ रही है, इतनी टेक्नोलॉजी होती है, तो सडनली तुमको शॉक लगता है। आई होप यू रियलाइज दिस पार्ट। तो तुम समझो मैं तुम्हें क्या समझा रहा हूँ, ओके सब्जेक्ट पकड़ते कैसे। सो अचानक तुम्हें एक साइकोलॉजिकल शॉक लगता है, विच इज़ अ मास शॉक, और एक डिसइल्यूजनमेंट हो जाती है, ओके तुम्हारा दिल हट जाता है यार, ये सब भ्रम टूट जाता है क्या, ये नहीं यार एवं ही चले थे, ओके ये तो गलत रास्ता है, गलत नहीं भी है तो कम से कम वो रास्ता गलत नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। सो दिस एंटायर कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टैग्नेशन ने बड़ा ही बुरा लगा। और दूसरी बात, अब ये हो जाता है कि आदमी जब ऐसा दुखी हो जाता है, देखो ये रो रहा है बेचारा, ओके मेरी ड्राइंग देखो वेरी गुड, तो ये रो रहा है, ये डिससेटिस्फाइड है। अब जब वो डिससेटिस्फाइड होता है ना, तो उसको कोई मनाने वाला चाहिए। बिल्कुल मनाने का भी काम नहीं किया सोवियत यूनियन ने, द कम्युनिस्ट पार्टी ने कुछ भी इनके साथ कभी शेयर ही नहीं किया। देर वॉज नो फ्रीडम, देर वॉज नो कम्युनिकेशन, देर वॉज नो टॉक, देर वॉज नो इंफॉर्मेशन। तो अकाउंटेबिलिटी जीरो, मन की डिससेटिस्फैक्शन बढ़ती चली जाती थी, एंड दिस वॉज द रीजन ऑफ द एंटायर कॉज ऑफ डिससेटिस्फैक्शन। फिर जो छोटी छोटी बातें भी पता चलती थी वो और बुरा लगता था, जैसे करप्शन, ओके सबको मालूम था ब्यूरोक्रेटिक करप्शन हो रही है, द पॉलिट ब्यूरो में करप्शन हो रही है, वो जैसे जैसे पता चलते जा रहे हैं। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ओके जो कि रिसोर्स, जो कि रिपब्लिक्स को पता चलता था कि सारा तो एक ही जगह से आइडेंटिफाई करे, तो लोगों को लगता था कि यार वी आर जस्ट टूल्स, हम लोग सिर्फ टूल्स है, हम लोग को सिर्फ काम है, यू आर द रिसोर्स ऑफ द स्टेट, तुम काम करो, तुम फैक्ट्री में जाओ, तुम टैक्स दो या वो करो। देयर वाज नो ह्यूमन एंगल टू दिस एंटायर प्रोसेस, और यहाँ पर डिससेटिस्फैक्शन हो गई। देखो अगर ये अल्टीमेटली ठीक हो जाता, या फिर तुम्हें सक्सेस मिल जाती, या फिर बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाते, या तुम ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते, तो शायद सोवियत यूनियन में नहीं आ रहा। अब मैं ये सब इतना डिटेल में क्यों पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज तुमको ये सारी चीज़ें ले लेकर बाकी सारी कंट्रीज़ के इंटरनेशनल रिलेशंस या इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशन में इन्हीं ग्रुप्स को, इन्हीं कॉन्सेप्ट को फिट करना आना चाहिए। बिकॉज अल्टीमेटली ह्यूमन बिहेवियर करीब करीब एक जैसा ही होता है, वो चाहे यूएसएसआर का हो, चाहे इंडिया का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे यूएसए का हो, अलग अलग टाइम्स में अलग अलग यहाँ मेथोडोलॉजीज लग रही है। सो दिस इज द पॉइंट हेयर। नाउ ये बात, अब कभी कभी यही सिचुएशन होती है कि ये सिचुएशन रिजॉल्व हो सकती है, या कभी कभी ये जबरदस्त रूप से फ्लेयर अप कर सकती है। तो कभी कभी हम आग बुझाने को जाते हैं और पता चले जी आग और फ्लेयर अप कर गई, ये वैसे ही हुआ। गोर्बाचोव इसको, वो वांटेड टू पुट आउट द फायर, ही अंडरस्टूड द प्रॉब्लम, सो ही अंडरस्टूड द प्रॉब्लम एंड दैट इज व्हाई रिलीज और रादर इनिशिएटेड ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका। लेकिन जब ये समझ में आ गया, ओके कि जैसे ही इन्होंने ये स्टेप स्टार्ट किया, इनको दोनों तरफ से अटैक हो गया, बिकॉज vast majority of people were opposed to this change, and vast majority and vast number of people also wanted this change but at a faster pace. तो दोनों ही परेशान, आई होप यू रियलाइज। एंड थोड़े टाइम में गोर्बाचोव फाउंड हिमसेल्फ अलोन, एंड दैट इज वाई इस टग ऑफ वॉर में, ओके ये रस्साकसी में, ओके गोर्बाचोव अकेले पड़ गए। एंड इन फैक्ट जो उनके साथ भी थे
आई होप यू रियलाइज ये बड़ा गट्सी स्टेप था टू टेक समथिंग लाइक ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका, लिबरल स्टेप्स लेना, वो भी कम्युनिस्ट रशिया में, कम्युनिस्ट सोवियत यूनियन में, बड़ा खतरनाक सिचुएशन था. सो द एंटायर कॉन्टेक्स्ट वॉज दैट वो अकेले पड़ गए. नाउ द सिचुएशन यहाँ पर और बैकफायर कर गई. कभी कभी होता है कि कुछ चीज़ें वक्त में ये ऐसे अगर मैं तुम्हें डायग्रामेटिकली दिखाऊँ ना, तो ऐसा ज़रूरी नहीं था कि ग्लासनोस्ट पेरेस्ट्रोइका के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ यूएसएसआर इसको संभाल नहीं सकती थी. उन्होंने ऐसे क्राइसिस बहुत बार सहे थे पहले भी, और वो एक और बार सह लेते. आई एम 100% श्योर. लेकिन हुआ क्या, अचानक, एज आई टोल्ड यू, किसी को पता ही नहीं चला. एंड बाकी सारी कंट्रीज जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी, उनमें एक लहर आ गई. ओके, वो एक लहर आ गई. वो चाहे द कंट्रीज लाइक हंगरी एंड रोमेनिया था, या फिर एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, यू नेम इट, एवरी कंट्री डिसाइडेड टू, पता नहीं अचानक ही राइज करने लगे, वन आफ्टर अनदर, which actually added or had a catalytic effect on the breakdown of this part. So this is the context here. अब इसको बोलते हैं कि अब पता नहीं ये एक चीज़ थी जो उसी टाइम पैदा हुई थी, या फिर बहुत टाइम तक ये दबी हुई चीज़ें थी, और अचानक जैसे ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका नाम का एग्जिट पॉइंट मिला, वो अचानक वेंट आउट हो गई. यू जस्ट डोंट नो दिस. एज आई टोल्ड यू, इंटरनेशनल रिलेशंस में, पॉलिटिकल हिस्ट्री में, इंटरनेशनल हिस्ट्री में सोवियत यूनियन का कोलैप्स एक एग्जाम्पल बन के रह गया कि किसी ने नहीं देखा था. इनफैक्ट अगर ऐसे कुछ लोग बोलते भी है कि अमेरिकन्स प्लेड अ ह्यूज रोल इन ट्राइंग टू इंस्टिगेट दिस काइंड ऑफ थिंग पार्ट, बट आई एम वेरी श्योर कि दे वुड बी प्लेजेंटली सरप्राइज ऑल्सो. इतनी बड़ी सक्सेस तो उन्होंने भी नहीं सोची थी. तो दिस इज व्हाट हैपेंड, एंड फाइनली ऑन 25 दिसंबर 1991 इट फिनिश्ड. अब क्या हुआ सर? अब सबसे पहली बात तो यही हो गया कि जब बाइपोलैरिटी खत्म हो गई, एक पोल ही खत्म हो गया. ओके, जब पोल ही खत्म हो गया तो ऑटोमेटिकली कोल्ड वॉर भी खत्म हो गया. हाँ, ये बात तो सही है. सो कोल्ड वॉर ऑल्सो हैड अ क्विक एब्सोल्यूट डेथ बिकॉज द कॉन्टेक्स्ट हियर इज कि ये सारी की सारी सिचुएशन की आपको पॉइंट रखता ही नहीं था. सो दिस वॉज द कोल्ड वॉर. ओके, और कोल्ड वॉर को कोल्ड वॉर क्यों बोलते हैं ये भी तुम्हें मालूम होना चाहिए. कोल्ड वॉर वॉज कंप्लीटली बेस्ड ऑन मिसट्रस्ट और डिस्ट्रस्ट रादर. ओके, एक दूसरे पे विश्वास नहीं था, शक था. ओके, तो वो शक में एक दूसरे पे अटैक नहीं के पास न्यूक्लियर वेपन्स बनाए गए थे. लेकिन ये न्यूक्लियर वेपन्स का स्टॉक पाइल इतना ज़्यादा था कि पूरी दुनिया को कितने 100 बार ख़त्म किया जा सकता था. Now the entire context here is that ये stockpiles कभी भी यूज ही नहीं हुए, बिकॉज थैंकफुली नहीं यूज हुए, बिकॉज दोनों की साइड पर डेटरेंस था. ओके, सो इट वॉज मोस्टली डेटरेंस, तो इसे डराने के लिए था, एंड नथिंग वॉज एवर यूटिलाइज्ड इन दिस काइंड. नाउ एक और सिचुएशन हुई. अब बाइपोलर वर्ल्ड खत्म हो गया. बेटा, वर्ड को समझने की कोशिश करो. बाइपोलर वर्ल्ड खत्म हो गया. अब नादान लोग जो इस सब्जेक्ट को ठीक से समझते नहीं हैं और जिन्होंने सब्जेक्ट को पकड़ा नहीं है, वो समझते हैं कि बाइपोलर वर्ल्ड खत्म हुआ इसलिए यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया. नो, बाइपोलर वर्ल्ड खत्म होने के बाद दो पॉसिबिलिटीज थी. या तो यूनिपोलर वर्ल्ड बनता जिसमें दो की जगह अब एक ही कंट्री डोमिनेट करती, या फिर एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बन जाता. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. एक पावर वैक्यूम आ गया था. इस टाइम पर यूएस को अब ये फैसला करना था कि हाउ डू दे डील विद दिस एंड ऑफ बाइपोलर वर्ल्ड एंड कन्वर्ट इट इनटू अ यूनिपोलर वर्ल्ड रादर देन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड. तो यहां पर यूएस की हेजेमनी बड़ी काम आई. उनका मेथड ऑफ इकोनॉमिक, उनका मेथड ऑफ डिप्लोमेटिक, उनका मेथड ऑफ मिलिट्री कंट्रोल एंड प्रोबेबली द सीक्रेट सर्विस और एस्पियोनाज आल्सो. ओके, इन सब ने कंट्रोल किया, एंड क्विकली अ बाइपोलर वर्ल्ड वाज कन्वर्टेड इनटू अ यूनिपोलर वर्ल्ड विद अमेरिका नाउ कॉलिंग द शॉट्स. इसमें उन्होंने इकोनॉमिक पावर्स यूज किए, especially with regards to International Monetary Fund and World Bank.
और इन्होंने जितनी भी कंट्रीज हुएवर वांटेड मनी उनको सो कॉल्ड एडवाइस देना स्टार्ट किया। इन अदर वर्ड्स उन वहां पर 100% इंश्योर किया कि हम तुमको तब फाइनेंशियल हेल्प देंगे इफ यू कैन इंश्योर दैट देयर विल बी लिबरल डेमोक्रेसी इन दीज कंट्रीज। सो बहुत स्टाइल से और बड़े ही स्ट्रांग से। तो जब हम लोग अमेरिकन हेजेमनी पढ़ते हैं या पढ़ाऊंगा मैं जब तुमको, तब तुमको समझ में आएगा कि अमेरिका प्लेड दिस गेम वेरी वेल। ऑल्सो जो कंट्रीज छूट गई थी या फिर जो वॉर्सो पैक्ट से हट गई थी या फिर जो ब्रेक डाउन हो गए थे, उनको भी कहीं ना कहीं एसिमुलेट करना पड़ा है, वरना देयर वुड बी मेनी मेनी पॉइंट्स ऑफ पावर। और इस काम में NATO played a role. Many of these countries were made a part of NATO and such that हम लोगों ने economic as well as political as well as military control US को लेते हुए देखा, converting a bipolar world into a unipolar world. अगर ऐसा ना होता तो countries like China, okay, countries like Iran, the other countries, European countries, they could have started इन्फ्लुएंसिंग दी स्मॉलर कंट्रीज, बिकॉज याद रखना यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे। अब एक और चीज़ किया गया विच वॉज कॉल्ड एज शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी क्या होता है? शॉक थेरेपी वॉज कि इस टाइम पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक, जिन लोगों ने इकोनॉमिक सो कॉल्ड एडवाइजर्स का काम करना स्टार्ट किया था, इन लोगों ने ह्यूज ह्यूज रिसोर्सेज पुश इन करने से पहले इनको, डू यू नोटिस दिस, डू यू नोटिस द साइज ऑफ दिस यूएसएसआर? सो ये इन लोगों ने स्पेसिफिकली बोला यार हम तुमको हेल्प करेंगे, लेकिन विदाउट एनी डिले, विदाउट एनीथिंग, विदाउट एनी वेटिंग, राइट? तुमको अचानक एंड कंप्लीटली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होना पड़ेगा। मतलब प्रैक्टिकली ओवरनाइट जो भी कलेक्टिव फार्म्स थे, जो भी कंट्रीज से रिलेटेड फार्म्स थे, जो भी ऐसे थे जो सोशलिस्ट, जरा सा भी ट्रेसेस ऑफ सोशलिज्म कम्युनिज्म नहीं छूटना चाहिए, एवरीथिंग शुड बी प्राइवेटाइज। और देयर वाज नो थर्ड वे कि भैया कोई मिडिल वे बना देते, आधा वो बोले, नो। इस वर्ड को, दिस सडन चेंज फ्रॉम कम्युनिज्म टू कैपिटलिज्म, दिस सडन चेंज फ्रॉम सोशलिज्म टू फ्री मार्केट इकोनॉमी वाज कॉल्ड एज शॉक थेरेपी। तो ये शॉक थेरेपी का जो कॉन्सेप्ट होता है, दैट इट वाज द सिचुएशन दैट probably the capitalists wanted that the entire thing should never go back to, revert back to what it belonged, and that is why it is probably called as the shock therapy on this part. और यहाँ पर सारा का सारा सिचुएशन यहाँ पर स्टार्ट हो गया that completely free market economy हो गई। अचानक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स ओपन होने लग गए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आने लग गए, फाइनेंशियल ओपनिंग्स आने लग गए, रेगुलेटरी ओपनिंग होने लग गई, और पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ द इकोनॉमीज ऑफ दीज कंट्रीज केम अंडर द सो कॉल्ड वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्न कैपिटलिस्ट स्टेट्स। बेटा जब बड़ा शहर या बड़ा देश या बड़ी कंट्री या फिर सॉरी बड़ी फैक्ट्री ये जब टूटती है ना बेटा, तो कचरे के भाव बिक जाती है। ये वही हुआ जब शॉक थेरेपी हुई, सारे सपने झूठे थे। ओके, जब शॉक थेरेपी हुई तो लोगों को ऐसे सपना दिखाया गया, ओके, ऑफ दी CIS कंट्रीज बाय द वेस्टर्न पावर्स और द वेस्टर्न इकोनॉमिक्स कि अब तुम्हारी लॉटरी लगने वाली है, देखो पैसा ही पैसा, चारों तरफ पैसा ही पैसा होगा, हाई क्वालिटी होगी, फ्री मार्केट होगी, हॉलीवुडियन हो जाएंगे सब लोग। कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट क्योंकि इन्होंने शॉक थेरेपी दिया, वक्त भी नहीं दिया, इन्होंने बोला जो भी होगा वो आज के आज बिक जाएगा, डाइवेस्टमेंट होगी। तो स्टेट ओन्ड जितनी भी फैक्ट्रीज थी, जो भी प्रोडक्शन है, इंडस्ट्रियल हाउसेस थे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थे, ये कचरे के भाव बिके। प्रैक्टिकली इसको कहते हैं हिस्ट्रीज लार्जेस्ट गराज सेल। जैसे फ्री में बिकता है ना, प्रैक्टिकली कचरे के भाव बिकने लग गए। इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, इतने बड़ा, और अंडर वैल्यूड। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बिकॉज बायर्स जब इतना, इट इज सडनली अ बायर्स मार्केट, ओके, एंड द सेलर को तो भाई बेचना जबरदस्ती हो गया बिकॉज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने शॉक थेरेपी दिया था। दूसरी बात है, जो रूबल था, जो रशियन करेंसी था, वो इतना ड्रामेटिकली गिरा, ऑब्वियसली बिकॉज उस कंपनी का, उस कंट्री का इकोनॉमिक बैकिंग नहीं है। सडनली लोगों के जितने सेविंग्स थे
जो उनके बैंक्स में पड़े थे, उसकी इतनी लो वैल्यूएशन हो गई, इट वॉज प्रैक्टिकली गॉन. सो द एंटायर कॉन्टेक्स्ट इज वही रशिया जिनके पास इतना इतना फूड होता था, इतना सब कुछ, दे स्टार्टेड टू इम्पोर्ट फूड. सो इनके पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. और जब ये सब होता है तो सबसे पहले जो मार खाती है चीज़ें वो होती है सोशल सिक्योरिटी, वेलफेयर, एजुकेशन, हेल्थ, ये सारी स्कीम्स बर्बाद होगी. सो इट वॉज अ वेरी 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 सैड स्टेट. माफिया आ गया, अंडरवर्ल्ड वहाँ पे राइज होने लग गया, प्राइवेटाइजेशन आ गया. तो जो बाद वाले रशिया जो बाद में बना, जो CIS के बाद बना, ओके, उसमें और एग्जिस्टिंग वालों में डिस्पैरिटीज आने लगी. इट वॉज अ वेरी सैड थिंग, राइट. सो वर्ड यहाँ पर जब हम लोग यूज कर लेते हैं थेरेपी, ओके, कि इट इज अ थेरेपी. थेरेपी फॉर व्हाट? Therapy for what? There is a problem. That problem could have been tackled more easily, but no, it was still a battle of wits. It was still a competition between capitalism and communism, and that is what this ended into. With the result of this shock therapies और भी चीज़ें खराब हो जाती. जब एक मैंने तुम्हें पहले भी बताया, इकोनॉमी चेंजेस पॉलिटी, पॉलिटी चेंजेस इकोनॉमी, इकोनॉमी चेंजेस पॉलिटी. ये दोनों एक दूसरे को हमेशा ही फीड इन करते हैं. जब इकोनॉमिक्स डाउन हुआ तो पॉलिटी गिरी, जब पॉलिटी गिरी तो इकोनॉमिक्स अपने आप डाउन हुआ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. चारों तरफ से पूरे के पूरे कंट्रीज में जितने भी CIS कंट्रीज थे उनमें डिससेटिस्फैक्शन होने लगा. कहीं पर सिविल वॉर स्टार्ट हो गया, जैसे ताजिकिस्तान में, ओके, चेचना में, दागिस्तान में, और प्रॉब्लम होने लग गई. 10 साल तो USSR के ऐसी सिचुएशन हो गई थी, और आधा रशिया की ऐसी सिचुएशन में बोले जा सकते हैं कि दे कुड नॉट इवन कीप प्रोमिसेस जो उन्होंने इंडिया के साथ निभाए थे, लाइक सप्लाई ऑफ वेपन्स. अब ये प्रॉब्लम अलग से है कि इंडिया को भी अलग वाली सारी प्रॉब्लम्स आने लग गई. दैट इज विद रिगार्ड्स टू द सप्लाई ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर एंड द रॉ मटेरियल्स जो हम लोगों ने इनसे पहले से प्रॉमिस किया हुआ था. सो बहुत सारी चीज़ें, इनफैक्ट इंडिया और रशिया का जो मैंने रिलेशनशिप पढ़ा हुआ इंडिया रशिया, तो वी वर लाइक द बेस्ट फ्रेंड्स. 80% ऑफ आवर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज रशियन मेड, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. सो जैसे ये हो गया 1990s में, अचानक इंडिया गॉट इनटू अ वेरी मेजर ट्रबल बिकॉज रशिया, द ओनली सप्लायर और रादर द मेन सप्लायर ऑफ weapons, suddenly disappeared from the scene. And we had to look at this and 10 years, जब तक कि Vladimir Putin did not come back to the picture, the country's situation of USSR or rather Russia was very very bad. It was far later that we saw things reviving. 10 years के बाद the economy started improving, and now it is an entirely completely different thing, but the situation is yet not that of what was the Soviet eras, and I don't think it will ever happen. So रशिया एंड इंडिया के कुछ कॉमन ग्राउंड्स हैं. हमको दोनों ही कंट्रीज को, रशिया एंड इंडिया को, यूनिपोलर वर्ल्ड से एतराज़ है, हमें अमेरिकन हेजेमनी से एतराज़ है. सो कहीं कहीं पर हमारे कल्चरल ग्राउंड्स, और ये तुमने एक छोटा सा पार्ट देखोगे ना तो तुम्हें दिखाई देगा बॉलीवुड स्टर्स उज़्बेक पैशन. इनफैक्ट बॉलीवुड का हमारा और रशिया का बड़ा पुराना रिश्ता है, स्पेशली विद मिस्टर राज कपूर. ओके, सो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स थे, सो वी हैड इकोनॉमिक, वी हैड पॉलिटिकल, वी हैड मिलिट्री, वी हैड कल्चरल, वेरी गुड कॉन्टैक्ट्स. इनफैक्ट भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, IIT बॉम्बे, ये सारे कॉन्सेप्ट्स वॉज बिकॉज, सारी चीज़ें वॉज बिकॉज ऑफ USSR ने हमेशा हमको यूनाइटेड नेशंस में सपोर्ट किया. 2 बार 3 बार तो हमारे लिए वीटो किया है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ऑल्सो IIT बॉम्बे के सारे रिसोर्सेज USSR ने हमको गिफ्ट किए थे. एक रूबल पैरिटी थी, हम लोग उनको रूबल्स में नहीं देते थे. मेनी अ टाइम्स वी यूज्ड टू पे इन आवर लोकल करेंसी ऑल्सो. पॉलिटिकली, वेदर ऑन कश्मीर इशू और इन द वॉर अगेंस्ट 1971, मैंने जब IR पढ़ा है तो वो लोग सब लोग को याद आ रहा होगा, पूरा व्लादिवोस्टोक, द एंटायर ऑपरेशन बैटल ग्रुप, कैसे 1971 वॉर में USSR ने हमको मदद करी. एंड the best weapons, MiGs हो, चाहे T-90s हो, okay, all of them were given to us by Soviet Union. So today we stand to benefit from maintaining our good relationship with Russia, but we will also have to remember कि international relations में things are always dynamic in nature, and that is why we have to be very very careful in understanding कि जो गलतियाँ हमारे फ्रेंड ने की, USSR ने की, ओके, या फिर जो गलत हो गया है, that does not get repeated.
So, what a beautiful way of understanding the foundations of USSR and the breaking the rule of Cold War and so on and so forth. I hope you have enjoyed this and I hope you learned from this. मैं फिर एक और बार बोलता हूँ, इफ़ यू रियली वांट टू लर्न और सब्जेक्ट को इस डेप्थ में समझने की कोशिश करो, मैंने तुम्हें एक डेढ़ घंटे में द बेसिक्स पढ़ाया है. नाउ यू आर मेनी एडवांस टॉपिक्स दैट आप पढ़ सकते हो. याद रखो, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, सेव सम मनी. ओके, 1 अगस्त तक ये ऑफर ओपन है. यूज द कोड सेड लाइव, SIDLIV, और 2.3 lakhs वर्थ ऑफ चीज़ें तुम्हें 57,500 में मिल जाएगी. I will see you later. In the words of an academy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you, and Jai Hind.